जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। दुबई एयर शो में तेजस हुआ क्रैश। भारतीय नौसेना काम कर रही है नेक्स्ट जनरेशन के एडवांस वॉरशिप्स पर। आत्मनिर्भरता के मामले में भारतीय सेना ने अचीव करा एक और महत्वपूर्ण माइलस्टोन। और अब से भारत के सभी सी पोर्ट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी रहेगी CISF के पास। आज दुबई से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जहां दुबई एयर शो 2025 में फ्लाइंग डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान भारत का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि इस दुर्घटना में हमने अपने पायलट को खो दिया है। बाकी ये दुर्घटना किस वजह से हुई है तो उसके कारणों को जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस क्रैश में हमने अपने जिस पायलट को खोया है उनकी आत्मा को शांति मिले। और ये भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस का दूसरा मेजर क्रैश है। तेजस का जो सबसे पहला क्रैश था वो पिछले साल 2024 में हुआ था। और तेजस के पहले वाले क्रैश के कारणों को लेकर जो मीडिया रिपोर्ट्स आई थी तो उनमें इस बात की संभावना जताई गई थी कि जो पहले वाला क्रैश है ये ऑयल पंप मालफंक्शन के कारण हुए इंजन सीजर के कारण हुआ था। और अब आज जो एक क्रैश हुआ है तेजस का दूसरा क्रैश है और किस वजह से हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। और इसलिए हमारा आप सभी से अनुरोध है कि आज के इस क्रैश को लेकर जो भारत के एडवर्सरीज ने ऑलरेडी प्रोपेगेंडा की शुरुआत कर दी है, एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू हो चुका है जिसमें आज के क्रैश को लेकर कई अलग अलग तरह के रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। और इसलिए जब तक कि कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आ जाता है तब तक किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा ना करें। बाकी आज जो तेजस के क्रैश होने वाली वीडियोस सामने आई हैं उनमें क्लियरली ये दिख रहा है कि एयरक्राफ्ट ने किसी वजह से कंट्रोल लूज किया था जिस वजह से दुर्घटना हुई है। बाकी आज की इस दुर्घटना को लेकर जो भी ऑथेंटिक अपडेट्स रहेंगे तो उनकी जानकारी आपको हमारे डिफेंस अपडेट से मिलती रहेगी। और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और आप सभी इस बात को अच्छी तरह से समझते होंगे कि आज के क्रैश को लेकर भारत के एडवर्सरीज एंटी इंडिया एलिमेंट्स ऑलरेडी एक तरह का डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू कर चुके हैं, तो उसको काउंटर करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। और रही बात तेजस को डिफेम करने की, पर एक फैक्ट ये भी है कि तेजस का दूसरा मेजर क्रैश था जो कि नहीं होना चाहिए था, पर इसके बावजूद भी यह अभी भी दुनिया का एक ऐसा फाइटर जेट है जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा है। क्योंकि अगर क्रैश की बात हो ही रही है तो फिर आप दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फाइटर जेट F-35 के मल्टीपल क्रैशेस के बारे में सुनते ही रहते हैं। और F-16, जंग फाइटर 17 और इस तरह के और भी फाइटर जेट्स हैं जिनकी दुर्घटनाओं के बारे में लंबी लिस्ट है। और हाँ, इस तरह के एयर शोज़ के दौरान भी एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं। लेटेस्ट एग्जाम्पल तो पोलैंड का F-16 ही है जो कि एयर शो में इसी तरह के फ्लाइंग डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान क्रैश हुआ था। और आज जो क्रैश हुआ है उसमें हमारा सबसे बड़ा लॉस हमारा एयरक्राफ्ट नहीं है बल्कि हमारा पायलट है। और ये बात हम सभी को याद रखनी चाहिए। और हमने कुछ सुअरों की वीडियोस देखी हैं जो कि आज के इस क्रैश में इसका मजाक बनाते हुए दिखे हैं, तो उन सुअरों से हमें कुछ ज़्यादा उम्मीद है भी नहीं। भारतीय सेना ने इंपोर्ट्स पर से निर्भरता को कम करके आत्मनिर्भरता के मामले में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन को अचीव किया है। और आर्मी की तरफ से की गई ऑफिशियल पोस्ट के मुताबिक आर्मी ने कुछ क्रिटिकल फॉरेन ओरिजिन के वेपन सिस्टम्स के 1050 से अधिक स्पेयर पार्ट्स और 60 से अधिक मेजर असेंबलीज में स्वदेशीकरण प्राप्त किया है। इसके अलावा आर्मी के जो मौजूदा इक्विपमेंट हैं तो उनके लिए 1035 असेंबलीज, सब असेंबलीज और 3517 स्पेयर्स, तो इन्हें भी सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। इसके अलावा जो आर्मी है वो कुछ महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज जैसे कि थर्मल इमेजेस के लिए क्रायोकूलर्स और अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स और ड्रोन्स के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल स्पीड कंट्रोलर्स, फ्लाइट कंट्रोलर्स, तो इनमें भी महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। और ये सारे प्रयास इन हाउस इनोवेशन और भारत के इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ एक क्लोज कोलैबोरेशन के माध्यम से किए जा रहे हैं जो कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के विजन के साथ अलाइंड है। navalnews.com की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी कि MDL के ऑफिशियल्स ने इस बात के संकेत दिए हैं कि भारतीय नौसेना नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर्स के लिए प्रोजेक्ट 15C नाम की परियोजना के साथ आगे आ सकती है, जिसकी वैल्यू 70,000 से 80,000 करोड़ रुपीस के आसपास होगी, यानी कि लगभग 8 to 9 बिलियन डॉलर्स। हालांकि नेवी की जो नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स वाली परियोजना है जो कि प्रोजेक्ट 18 के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब पब्लिकली प्रोजेक्ट 15C के नाम से पहली बार सामने आया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इन न्यू जनरेशन के डिस्ट्रॉयर्स को बनाने के लिए भारत जापान के साथ भी कोलैबोरेशन कर सकता है। और जबकि भारतीय नौसेना की इन्हीं नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स को लेकर डेक्कन हेरल्ड की तरफ से भी एक रिपोर्ट जारी की गई है कि इंडियन नेवी कम से कम 5 नेक्स्ट जनरेशन की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को बनाने के लिए भारत सरकार के अप्रूवल के लिए आगे बढ़ रही है। और ये जो डिस्ट्रॉयर्स होंगी तो ये केवल लीथल फायर पावर के साथ ही नहीं आएंगी, बल्कि इनमें और भी कई सारी ऐसी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ को शामिल किया जाएगा
जो कि इन्हें एक तरह की स्मार्ट वॉरशिप बनाएगी। और इस रिपोर्ट में भारतीय नौसेना के वाइस चीफ के हवाले से बताया गया है कि नेवी ने एक अच्छा डिज़ाइन तैयार किया है और उम्मीद है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में भारत सरकार से इसके AON यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को मंजूरी मिल जाएगी और अगले 2 वर्षों के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया जाएगा। और इस परियोजना में जो डिस्ट्रॉयर्स बनेंगी वो विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर से कहीं ज़्यादा एडवांस होंगी और ये 11,000 टन तक के डिस्प्लेसमेंट वाली वॉरशिप्स हो सकती हैं। और नेवी के वाइस चीफ की तरफ से बताया गया कि कुछ स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ को ट्रायल प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी टेस्ट भी किया गया है। बाकी जिस तरह से जो चीन है वो पाकिस्तान को भी लगातार वॉरशिप सप्लाई कर रहा है, तो इस मामले पर नेवी के वाइस चीफ की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम इस बात से अवेयर हैं कि जो चीन है वो पाकिस्तान को शिप्स और सबमरीन सप्लाई कर रहा है और हम सारी चीज़ें बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और अपने डिफेंसेस को मजबूत करने के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। और हमें पता है कि किस तरह की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ हमें चाहिए इस तरह के थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा नौगांव सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा स्पेसिफिक इनपुट्स के आधार पर लॉन्च किए गए एक ज्वाइंट ऑपरेशन में भारी मात्रा में आर्म्स और एम्यूनिशंस को रिकवर किया गया है, जिनमें 4 मैगजीन्स के साथ 2 M सीरीज की राइफल्स, 3 मैगजीन्स के साथ 2 चाइनीज़ पिस्टल्स, 2 हैंड ग्रेनेड्स और कुछ लाइव राउंड्स शामिल हैं। बाकी इसके अलावा एक और अपडेट है कि आज दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में भारत की एलीट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG ने दिल्ली पुलिस के साथ एक काउंटर टेररिज्म जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी। और इस ड्रिल के दौरान स्पीड, डिसिप्लिन, प्रिसिशन, रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटी, एजेंसीज के बीच आपसी तालमेल और क्रिटिकल नेशनल लैंडमार्क्स की सिक्योरिटी, तो इन सभी को शोकेस किया गया था। भारत सरकार ने भारत के लगभग 250 सी पोर्ट्स के लिए अब से भारत की CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को मेन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डेजिग्नेट किया है। यानी कि अब से भारत के जितने भी सी पोर्ट्स हैं, चाहे वो मेजर पोर्ट्स हो या माइनर पोर्ट्स हो, तो उनकी सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी CISF के पास रहेगी। और इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड के तहत CISF को सी पोर्ट्स के लिए रिकॉग्नाइज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि RSO के तौर पर डेजिग्नेट किया गया है। और इसमें CISF की मुख्य भूमिका रहेगी इन पोर्ट्स पर सिक्योरिटी असेसमेंट्स को कंडक्ट करना, हर एक पोर्ट फैसिलिटी के लिए सिक्योरिटी प्लान्स को तैयार करना और विशेष रूप से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पोर्ट्स पर कोर सिक्योरिटी फंक्शंस को एग्जीक्यूट करना, जैसे कि एंटी सैबोटाज, काउंटर टेररिज्म, पेरीमीटर कंट्रोल और ऐसे अन्य सभी। और ये कदम भारत की ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने के हिस्से के तौर पर उठाया गया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें एक हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल को अपनाया जा सकता है, यानी कि पोर्ट्स पर जो बेसिक एक्सेस और एंसिलरी टास्क होते हैं तो उनको संभावित रूप से स्टेट पुलिस या प्राइवेट एजेंसीज कर सकती हैं, लेकिन जो क्रिटिकल कोर सिक्योरिटी का काम है वो CISF ही हैंडल करेगी। इसके अलावा एक अपडेट ये कि बॉर्डर्स पर ड्रोन्स के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए अब से BSF ने एक सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इन सीमा सुरक्षा तो इसको स्टैब्लिश किया है, जो कि जरूरी काउंटर मेजर्स को विकसित करेगा। और इस हाईटेक रिसर्च हब को BSF ने IIT मद्रास के कोलैबोरेशन के साथ सेटअप किया है, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा एडवांस रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, तो उन सभी को विकसित करना, विशेष रूप से बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़े हुए रियल टाइम चैलेंजेस को देखते हुए। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1971 में गरीबपुर की लड़ाई में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर दलजीत सिंह नारंग वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि गरीबपुर की लड़ाई कहाँ पर लड़ी गई थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।